अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। आज बात होगी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से, और आपको पता है कि क्या कुछ गुल खिला रही है हमारी टीम। इस वक्त शारजाह में मौजूद है और 2 मैचेस लगातार हार चुके हैं पाकिस्तान की टीम, और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ। और इस तरह लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं बल्कि अफगानिस्तान का शायद कीनिया से मुकाबला हो रहा है। कभी 0 पे 2 आउट होते हैं, कभी 0 पे 3 आउट होते हैं, कभी 98 पे सारी टीम आउट हो जाती है, और उसके बाद फिर जो है एक जो बॉलर्स हैं उनकी तरफ से एफर्ट्स तो हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह लग रहा है कि बैटिंग बिल्कुल भूल चुके हैं हमारे शहजादे, और ऐसे ही होगा जब आप तजुर्बात करेंगे, रातों रात सारी टीम को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, और PSL के स्टार्स को जाकर इंटरनेशनल अरीना में आप जब खिलाएंगे तो ऐसे ही होगा, और इसके जो खमियाजे आप भुगतना पड़ेगा। और डेफिनेटली अफगानिस्तान सीरीज़ तो जीत चुका है, लेकिन अब अफगानिस्तान क्या क्लीन स्वीप कर पाएगा या नहीं, इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबी स्टूडियो में। अली भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। और शारजाह में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब यूनुस साहब, जो कि पिछले दिनों में हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि शारजाह से हमें ज़्यादा अपडेट दे सकते हैं, हमसे ज़्यादा अपडेटेड होंगे औरंगज़ेब यूनुस साहब। अली, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? जो लड़के आज से कुछ दिन पहले छक्के लगा रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, पुल लगा रहे थे, स्कूप लगा रहे थे, वो सारे के सारे जो है वो फेल हो गए जो ही शारजाह पहुंचे। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। आई थिंक वो एक स्टेज फ्राइट होता है, वो हर इंसान को होता है। और वैसे ही जैसे जब घर पे मेहमान आते हैं तो अम्मी अब्बू कहते हैं चलो बच्चा पोएम सुनाओ, और बच्चा उस टाइम पोएम नहीं सुनाता। तो वही हो रहा है इस टाइम हमारी यंग गन्स के साथ कि उनकी इतनी तारीफ़ें हुई कर रहे थे, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर फॉर देम टू बी एबल टू परफॉर्म ऑन द इंटरनेशनल अरीना। लेकिन वो एक होता है, वो एक इंट्रिंसिक होता है, एक प्रेशर होता है, एक नर्वसनेस होती है कि जब आप इतने बड़े स्टेज पे होते हो, अब इंटरनेशनल स्टेज है ना, एवरीथिंग मैटर्स नाउ। तो उस स्टेज के ऊपर आके थोड़ी सी उनका जो लड़कपन था, जो उनकी ऑब्वियसली 4 डेब्यूटेंट्स थे, नई टीम है, बिल्कुल ही नई टीम, एवरेज एज 24 साल की टीम की। तो ऑब्वियसली वो नर्व्स पे कंट्रोल रखना वो एक्सपीरियंस की गेम है, और वो हम नहीं कर पाए और वो लोग कर पाए, इसीलिए वो दोनों मैच जीत गए। औरंगज़ेब साहब, आप बड़े ही क्या कहते होते, जब आपसे आप आखिरी दफ़ा बात हुई थी तो बड़े आपने जो है ना वो हमें शारजाह का विज़िट भी करवाया था, बड़े होपफुल थे कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। और रिज़ल्ट का वैसे सच्ची बात बताऊं तो काफ़ी पहले से हमें अंदाज़ा था कि इसी तरह का रिज़ल्ट निकलेगा जिस तरह की बॉलिंग है अफगानिस्तान की। ये आइडिया नहीं था, क्योंकि जो सारे प्लेयर आए हुए हैं, बेशक 4 डब्ल्यू टाइम है, लेकिन ये है कि सारे वो लोग हैं जो PSL में परफॉर्मेंस बुरी जरूर थी। पहले T20 की मैं बात करूं, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। आप देखें, आपका आरएस सोहेल जो है वो 10 बॉलें पहले डॉट खेलता है, और एक बॉल उस पे फ्लिक करके चौका करता है, बैट पे आती है, और दूसरी बॉल पे वो विकेट बिल्कुल एक्सपोज करके ना तो एक ऐसा शॉट गिर के आउट हुआ जो समझ से बाहर आ रहा है। इसी तरह आप साय में भी देखें, थोड़े सेट हो गए थे, और फिर एक उन्होंने ऐसा शॉट खेला, तो सारे सॉफ्ट डिसमिसल थे। आप आजम खान को देख लें, आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें। अब्दुल्ला शफीक तो बड़ी उम्मीद थी अब्दुल्ला शफीक से, लेकिन ये जिस तरह 4 रो उनके डक हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे खेल रहे हैं। तो ये आइडिया तो था कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की टीम में मुकाबला होगा, लेकिन ये इस तरह का मैच होगा ये तो कभी हमने सोचा नहीं था। आप उनके फास्ट बॉलर को ले लें, हमारे नसीब शाह, टीम का टारगेट जो है वो 92 है, वो 4 ओवर में 27 दे रहे हैं। आप फजले फारूकी को ले लें, आप औरंगज़ेब को ले लें, वो अपने 2 ओवर में 30 रन देके 4 आउट कर रहे हैं, और हमारे नसीम शाह अकेले 4 ओवर में 27 रन दे रहे हैं। आप स्पिनर ले लें, उनके स्पिनर अब नबी को ले लें, मुजीब को ले लें, और राशिद खान को ले लें, वो अपने 11 ओवर में 36 रन देके 5 आउट करते हैं, और हमारे स्पिनर जो है वो 7 ओवर में तकरीबन 27 रन देके 1 आउट करते हैं। तो मुकाबला जो है वो कहीं दिखा नहीं। पहले ये लग रहा था कि बॉलिंग, ऑफ कोर्स जब राशिद खान और मुजीब हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो ये लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो बॉलिंग में थोड़ा डोमिनेट करेगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की बैटिंग जो है, ये सारे PSL के, तो लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग और अफगानिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अच्छा ताबिश, ये बताइएगा कि जिस तरह औरंगज़ेब ने भी बात की, कोई मैनेजमेंट भी हम खास नज़र नहीं आई। पहले कहा जा रहा था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाएगा, फिर एकदम से रातों रात फैसला तब्दील हुआ और फिर कॉन्फिडेंस में लिया को नजम सेठी के, बाबर आजम को, रिजवान को, फ़खर जमान को, हारिस रऊफ़ को और शाहीन शाह अफरीदी को, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस में लिया गया, शादाब खान को उनको कप्तान बना दिया गया। कोई प्लानिंग बिल्कुल नज़र नहीं आई, और उसी तरह डिस्प्ले किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शारजाह में।
आई थिंक प्लान तो था कि आपकी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को एक एक्सपेरिमेंट करके चेक किया जाए कि अगला हमने अगर किसी को कप्तान भी बनाना है, बेशक शाहीन को बनाने का प्लान था या शादाब को बनाने का प्लान था, जिसको भी बनाने का प्लान था, लेकिन अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने का, उसको एक्चुअली जो है ना वो एक पैमाने में तोलने का बहुत अच्छा चांस था उनके लिए। और ये प्लान तो क्लियर था। थोड़ा सा कथा कलामी कर सकता हूँ, आप जवाब प्रॉपर दीजिएगा। देखें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, विराट कोहली आए तो विराट कोहली को MS धोनी के साथ खिलाया गया, उसके बाद विराट कोहली को कप्तान बनाया गया, फिर विराट कोहली के साथ इसी तरह शुभमन गिल को दूसरे लोगों को खिलाया गया। अब हमारे यहाँ देखें, यही साइम जब बाबर आजम के साथ खेल रहे थे, सेंचुरीज लगा रहे थे, 50s लगा रहे थे। अब आप देखें कि आपने 5 से 6 लड़के ऐसे नए डाल दिए हैं कि पूरा पाकिस्तान की टीम का बैटिंग का बोझ आपने उनके ऊपर डाल दिया। आई थिंक इट्स ओके। प्लान, ये इतना प्लान उनका क्लियर था मैनेजमेंट का कि हमने ये करना है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में उनको एक्चुअली में हेल्प कैसे कर रहे हैं, उनको एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, वो प्लान फेल था। वो प्लान नज़र ही नहीं आया कि जहां आपके पास टीम के प्लान्स होते हैं ना, मैचअप्स की हम बात करते हैं, PSL में भी हम बहुत सुनते थे मैचअप, तो जहां पे आपका होना चाहिए था, आपने मैचअप्स को डिस्कस करके करना चाहिए था। उसी की एक एग्जांपल है कि आपने उनकी स्पिन, आपको पता था उनकी स्पिन अच्छी है, उन्होंने स्पिन अपनी रेंज अच्छी दिखानी है, बॉलिंग अच्छी करानी है, लेकिन क्या आपको ये पता था कि राशिद खान इतने अनप्लेएबल हो जाएंगे कि पिछले 98 बॉलों से उनको कोई चौका ही नहीं मार सका? आपने वो डिस्कस नहीं किया, कौन हु वुड टेक ऑन राशिद खान, हु वुड टेक ऑन मुजीब। ठीक है, साइम अयूब 2 शॉटें खेल के अगर आउट हो रहे हैं तो उसके बाद उनको कौन समझाएगा कि भाईजान अगली रोक के सिंगल भी ले लेते थे आप, ज़रूरी नहीं थे आप खड़ी करके आउट हो जाते। मोहम्मद हारिस सेम केस, 2 बहुत खूबसूरत शॉटें खेलनी, बहुत दिलेरी से खेलनी, लेकिन अगर आप छठी बॉल पे आउट हो जाएंगे, पूरी इनिंग्स आपके पास पड़ी है तो आपकी फ़ायदा। तो वो प्लानिंग जो आपके पास होनी चाहिए थी अगेंस्ट ईच एंड एवरी बॉलर, ईच एंड एवरी सिचुएशन, वो प्लान बिल्कुल फेल था। पहले मैच में तो चलो आई थिंक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि बिल्कुल नई टीम थी, ये था वो था, हो गया 93 पे ऑल आउट हो गए, जो भी था। लेकिन सेकंड मैच में जब वो स्कोर कार्ड एक था ना, मैं उसको जो है वो स्कोर कार्ड ही कहूँगा, जो फुटबॉल जैसा स्कोर कार्ड देख रहा था 0 for 2। ठीक है कि 2 गोल पड़ चुके हैं हमें, 2 गोल प्रॉपर हमारे खुले थे और गोलकीपर कोई था नहीं और ने कहा कि गोल कर लो। कल के मैच में सिवाय 0 for 2 के आपकी विकेट कीपिंग बिल्कुल सही नहीं थी। आपकी विकेट कीपिंग जिस तरह की होनी चाहिए थी वो थी ही नहीं। तो एक ऑब्वियसली बैटिंग क्योंकि चल नहीं रही उनकी, आजम खान की मैं बात कर रहा हूँ, और विकेट कीपिंग में जब आए तो उनकी विकेट कीपिंग वो मतलब पता ही नहीं लग रहा था कि वही विकेट कीपर है जो हफ्ता पहले बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा था शायद। आपकी फील्डिंग ओवरऑल, अपनी फील्डिंग में बड़े अजीब मिस्टेक्स किए, आपने बहुत ज़्यादा सिंगल्स दिए। आप मतलब क्यों दोगे यार, आप इस हिसाब से फील्डिंग क्यों करेंगे? आप खुली फील्डिंग आप 160 170 तो डिफेंड कर नहीं रहे, आपका मुश्किल से 130 131 डिफेंड करना है आपने, और आप सिंगल्स पे सिंगल्स दिए जा रहे हो। तो प्लान जो छोटे मिनी प्लान होते हैं ना, जो एग्जीक्यूट करने होते हैं गेम के अंदर, वो कंप्लीटली मिसिंग थे, वो बिल्कुल नजर नहीं। औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अली ताबिश ने बात की, मतलब प्लेन मिसिंग थे, और उसके बाद आपको पता भी है कि आपकी जो टीम पाकिस्तान है, इसकी जो स्ट्राइक रेट है या इकोनॉमी एवरेज जो भी कह लें, वो अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे लोएस्ट पे हैं हम, और आपके मेन बैटर्स अफगानिस्तान के खिलाफ लोएस्ट पे। आप ये सोचे समझे बगैर नए लड़कों को अफगानिस्तान के खिलाफ क्या सोच के ट्राई करने के लिए गए? देखिए, ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट की तरफ से ये बिल दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो है वो नए लड़कों के साथ ही जाना है। क्योंकि शादाब से जब बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका यही कहना था कि मैनेजमेंट का यही प्लान है और मैं पूरा बैक कर रहा हूं अपने लड़कों को। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगले मैच में भी हमारी हो सकता है कोई एक आधा चेंजिंग हो जाए, वरना मैं अपने जो सारे लड़के हैं इनको बैक करूंगा। देखिए, बैक करने का मतलब भी समझ आता है, लेकिन जब आप 4 डब्ल्यू टाइम लेके आ रहे हैं, आपका अब्दुल्ला शफीक जो है वो कम बैक कर रहा है, आपका इमाद वसीम कम बैक कर रहा है, आपका फहीम अशरफ कम बैक कर रहा है, तो एक शादाब और नसीम शाह को आप छोड़ दे तो बाकी सारे जो है ये नए हैं। तो इनके साथ में क्या हर्ज थी अगर आप एक इफ्तिखार को डाल देते, या आप क्या नाम है हमारा लेफ्टी शान मसूद है उनको डाल देते, क्योंकि शारजा की पिचेस ये है यहाँ पे जो एवरेज स्कोर वो 140 है। तो ये इन नौजवान जो यंगस्टर हैं इनके लिए भी सूदमंद साबित होता कि एक सीनियर प्लेयर उनको गाइड करता, पिच के अंदर उनको लेके चलता कि कौन सी बॉल पे क्या करना है, सिंगल करना है, डबल करना है। तो ये उनको भी ग्रूमिंग का एक अच्छा मौका मिलता, और फिर पाकिस्तान को आज ये दिन भी ना देखना पड़ता कि इस तरह से हमने जो है ना वो सीरीज अपने हाथों से गवा दी। जी हाँ, अली ये बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि ठीक है नए लड़के हमने भेजे हैं, कोई पुराना लड़का नहीं है, बाबर को रेस्ट करवा दी, रिजवान को रेस्ट करवा दी,
यार कम से कम कोई एक्सपीरियंस कोच तो भेज देते जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। मोहम्मद यूसुफ आपके बैटिंग कंसल्टेंट थे, आपने उनको बैठा दिया, ठीक है, बैठाया इस वजह से कि आपने अब्दुल रहमान को हेड कोच लगा दिया, जिस बंदे का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है और एक लेजेंड को आप कह रहे हैं कि हेड कोच के अंडर काम करे। तो ये मतलब कि यहाँ पे भी तो फैक्टर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोनों दिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला अजीब गरीब सी जो है लग ये रहा है कि मैनेजमेंट भी कहीं प्रिवेल नहीं कर रही, जो टीम की मैनेजमेंट है। आई थिंक इसका ना बिगर पिक्चर अगर आप थोड़ी सी देखें ना, तो जब हमारा बोर्ड अभी जो रिसेंटली रिफ्रेश हुआ ना पूरा का पूरा, उसके दिमाग में सबसे एक बड़ी चीज़ जो एक बड़े एग्जीक्यूशन वाइज उनको देखने के लिए सबसे बड़ा इवेंट था वो था PSL। वो PSL के लिए उन्होंने सारी मेहनत, सब कुछ, सारी एनर्जी PSL में लगा दी। अब PSL के बाद जो होना था, उसके बाद जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे थे, आपको कोचेस इंस्टॉल करने थे, आपको कोचेस के साथ एक्चुअल प्लेयर्स को प्रैक्टिस भी करवानी थी, आपको सेशंस करवाने थे, आपको उसका टाइम ही नहीं था। और क्योंकि फोकस नहीं था तो याद भी नहीं रहा कि यार अच्छा हो ये भी तो करना था। तो जब वो सब कुछ एकदम ऊपर आया, वो सब कुछ जब एक करने को पड़ी, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि फिर अब करें क्या। सकलैन मुश्ताक के साथ, क्योंकि जो पहले इंटरिम कोच चल रहे थे, आप उनके साथ भी एक्सटेंशन की बात करके उनको भी चला सकते थे एटलीस्ट। जो भी था, उन्होंने आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया, ठीक है, उन्होंने आपको इंग्लैंड वाली सीरीज़ के अंदर अच्छी खासी प्रिपरेशन दिखाई, बहुत कुछ था, आपका पूरा स्टाफ था, ठीक है। तो जब आपका कोचिंग स्टाफ की बारी आई तो आपने प्लान ही नहीं किया हुआ था। आपका जो चीज़ होनी चाहिए थी फोकस में कि यार PSL तो हो गया, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद अगले 1 महीने में सबसे बड़ी चीज़ एक ही ये हमारी सीरीज़ थी, जिसके ऊपर चलो कोई नहीं यार, बच्चों को ही खिलाते हैं, बच्चों को ही जो है ना सबक देते हैं ज़रा कि बच्चों ऐसे नहीं करना। प्रॉबेबली ये दिस वाज द बेस्ट केस सिनारियो व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, व्हेन यूर यू नो द मैनेजमेंट ऑफ अ बिग बोर्ड। रंगजेब भाई, ये भी आपको पता होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा था, शाहीन शाह अफरीदी ने मना कर दिया या ट्वीट लग गई, उसके बाद तमाम तर जो है ना वो फोकस आ गया शादाब खान के ऊपर, और शादाब खान के कंधों पे जो है कप्तानी का बोझ डाला गया, और अब शादाब खान रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी टीम के साथ कोई भी कप्तान रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। रावलपिंडी में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल हुआ कि आपको भी ड्रॉप किया जा रहा है या बाबर आजम को, रिजवान को, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो शादाब ने कहा कि हमें तो किसी ने कोई कंसीडर नहीं किया, ना किसी से कोई बातचीत हुई। मैंने बाबर और रिजवान से भी बात की, तो 3 दिन पहले लग रहा था कि शादाब को भी नहीं पता था, और अचानक से शादाब जो है वो कैप्टन आ गए। अब अंदर की क्या स्टोरी है, क्या चेंजिंग हुई, वो तो जरा हमें ज्यादा इस बारे में इतना पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो देखा गया कि मैनेजमेंट का या कप्तान का कोई रोल मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि ये पहली दफा देखा है कि आपकी 24 घंटे पहले टीम जो है वो अनाउंस हो रही है, और फिर जो है विकेट को कोई देख ही नहीं रहा है। टॉस जीत के क्या करना है। शादाब ने लाहौर में जो PSL का आखिरी मैच शादाब ने खेला, तो 6 मैचेस ऐसे थे जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली जीती थी, और शादाब ने वहां पे एक फैसला लिया कि वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख ले, जितने भी मैचेस शारजा में हुए हैं तो पाकिस्तान चेज करके जीता है, लेकिन मेरे ख्याल में वही एक खौफ था, एक प्रेशर था दिमाग के अंदर कि हमारे यंग हैं, हो सकता है ये अफगानिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट जो है वो दबाव बर्दाश्त न कर सकें, और इस वजह से जो है फैसला साजी में जो है वो बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई गई। कल शादाब से भी ये सवाल हुआ उनकी कैप्टनी के बारे में बार बार, तो उन्होंने कहा जी फैसले जो है सारे मैंने लिए, और अगर मैं जीत जाता तो मेरे सारे फैसले सही थे, और आप सारे मुझे तारीफ करते हैं, चूंकि अब मैं हार गया हूं तो इसलिए अब मुझे मेरे फैसले भी आपको गलत नजर आ रहे हैं। अली भाई, वी आर नॉट पुटिंग द ब्लेम ओनली ऑन शादाब खान, ठीक है, सारों की गलती है और मैनेजमेंट की भी गलती है, और इस तमाम तर जो गलतियाँ हैं कहाँ कहाँ पे गलती, शादाब ने गलती की या फिर मैनेजमेंट की गलती थी या फिर प्लेयर्स की गलती थी, क्योंकि यंग लड़के हैं उनको तो हम इतना ज़्यादा जो है ना वो समझा नहीं सकते, उनकी इनिशियल सीरीज़ है होगी। वी विल टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज़ की, और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है, और एक मैच कल भी होगा, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स रहते थे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अली ताबिश इसके ऊपर कमेंट करें। सर, ये नसीम शाह साहब को क्या हो गया? उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हमें मैच भी जितवाया, इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद नसीम शाह डाउन एंड आउट हैं। हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स में उनको खेलते हुए देखा, वो उस तरह की एफर्ट नहीं कर रहे, और साथ ही साथ नसीम शाह, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर की तरह एक्शंस के ऊपर ज्यादा बिलीव रख। आप क्या समझते हैं? नसीम शाह को मेरे ख्याल आप सोचना होगा जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दूसरे बॉलर्स दे रहे हैं। आई थिंक कि नसीम शाह के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपना डिसाइड कर लें गोल क्या है। नसीम शाह फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अभी जो कितने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, हिज गोल वॉज नॉट टू टेक विकेट्स, हिज गोल वॉज टू बी एन इकोनॉमिक बॉलर। एन इकोनॉमिक फास्ट बहुत रेयर है आजकल की T20 क्रिकेट में, ख़ास तौर पे कि आपका एक
फास्ट तेज़ अच्छा खासा तेज़ पेस वाला बॉलर हो जो अच्छी खासी स्विंग भी प्रोसेस करता हो और वो इकोनॉमी के साथ बॉल करे। आई थिंक ये उनके रीसेंट सक्सेस का जो पिछले 12 महीने में उनको मिला है, ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो बहुत इकोनॉमी से बॉल कर रहे थे और इसी वजह से विकेट्स भी मिल रही थी। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी रखना ऐसी सिचुएशन में, ऑब्वियसली बड़े लो स्कोरिंग मैचेस थे दोनों, नॉन डिफेंडेबल टोटल्स थे क्वाइट फ्रैंकली, लेकिन आपको वो अपनी पेस बरकरार रखने के साथ साथ आपको गोल अपने दिमाग में रखने के यार मैंने इकोनॉमी से बॉल करनी है। वो जान जरूर लगा रहे थे, वो तेज जरूर गेंद करा रहे थे, लेकिन वो गेंद सही जगह पड़ नहीं रही थी। बॉलिंग करवा रहे कल उन्होंने 19वें ओवर में 2 छक्के खा लिए, ठीक है, जहां पे आपने आई थिंक 1 छक्का 1 चौका था, 10 रन 11 रन 17 रन आए सर, 17 रन खाए थे, 22 से 17 खा गए थे, 5 छोड़ गए थे जमान के। बिल्कुल ऐसी है, सॉरी। तो 2 छक्के जब उन्होंने खा लिए आपके 19वें ओवर में, जहां पे आप जमान खान को हमने देखा कि यार वो डेथ बॉलर के ऊपर उनकी नर्व्स ऑफ स्टील नजर आती हैं, वो प्रेशर ही नहीं होता आखिरी ओवर में, बेशक 13 रन डिफेंड करने, 14 डिफेंड करने, 15 डिफेंड करने, हमने देखा जमान खान को करते हुए। आपने उनके लिए 5 रन छोड़े यार, वो भी उसने 4 बॉलों पे ऊपर कमाल बॉलिंग कराई और 3 रन दिए, सिर्फ 2 बॉलों पे 2 रन रहते थे, और वो आखिरी बॉल पे भी जो चौका गया वो कैच हो सकता था, तो मैच कुछ और हो सकता है, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। आपने अगर अपने 19वां ओवर इतना कंट्रोल के साथ करा लिया होता कि आपने उसमें 6 रन 7 रन 8 रन दिए होते, तो आई थिंक गेम आखिरी ओवर के लिए बहुत डिफरेंट हो जाती और हमारी डिस्कशन इस टाइम कुछ और हो रही होती। औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि 19वां ओवर आप एहसानुल्लाह को भी दे सकते थे, और आपको पता है कि नसीम शाह वैसे भी काफ़ी अरसे से पीएसएल में देख लें, उसके बाद टीम में देख लें, उस तरह विकेट्स नहीं ले रहे, और जिस तरह अली ने बात की कि पहले उनकी इकोनॉमी अच्छी होती थी, अब वो मोहम्मद नबी से भी छक्के खा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ नसीम शाह हम एहसान को नहीं ट्राई कर सकते थे? देखें, नसीम शाह को जो इस बॉलिंग लाइनअप का लीडर माना जाता है, और शादाब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग को लीड जो है वो नसीम शाह करेंगे। लेकिन कल जब शादाब से ये बात हुई, जैसे मैं भी ये समझ रहा था और मुझ जैसे जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए समझ रहे थे कि ये ओवर जो है वो एहसानुल्लाह को इन्होंने देना चाहिए था, जमान खान को देना चाहिए था, सॉरी, एहसानुल्लाह का ओवर जो है वो फिनिश हुआ था। लेकिन शादाब खान का ये कहना था कि एक्सपीरियंस है, वो हमारे टीम लीडर है फास्ट बॉलिंग के, और मेरे माइंड में यही आया कि ये इतना एक्सपीरियंस है, हो बैड डे है आज, लेकिन हो सकता है कि वो मुश्किल टाइम में प्रेशर सिचुएशन में अच्छी बॉलिंग कर ले, फिर लास्ट के ओवर में अगर हमारे पास 10 से 12 रन होते तो जमान खान उसको डिफेंड कर सकता था। तो मेरे ख्याल में यही माइंड था शादाब के माइंड में यही बात थी कि एक्सपीरियंस बॉलर नसीम शाह, तो उनको यहाँ पे लाया जाए, और मेरे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त था, क्योंकि अगर जमान खान वहां पे आके बॉल करते और उनको खुदा ना खास्ता इस तरह के 2 छक्के पड़ जाते, तो फिर सारा क्रिटिसिज्म जो है वो शादाब पे जाता। लेकिन जमान ने तो सर यॉर्कर्स करवाए, नसीम शाह तो बिल्कुल ऑफ पॉलिश करवा रहे थे, नबी से भी छक्के खा रहे हैं यार, नबी जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनसे तो अब छक्के खाने की उम्र नहीं है नसीम शाह की। देखिए, ये नसीम शाह का जो फोकस है मेरे ख्याल में वो क्रिकेट की तरफ रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको कमर्शियल मिल रही है, फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज्यादा हो गई है। आप आखिरी ओवर को छोड़े, पहले ओवर में आप देखें फारूक को देख ले, वो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, वो बॉल पिच कर रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग कर रहा है। और आप मैं नसीम शाह का ओवर देख रहा था और मुझे यकीन था कि नसीम शाह भी नए बॉल से, आपको पता है कोकोबोरा का बॉल जो हार्डर बॉल होता है वो हार्डली 2 से 3 ओवर बॉल जो है स्विंग होता है, और नसीम शाह जब बॉलिंग देने आए तो मैं हैरान रह गया कि वो अपनी 3 से 4 बॉलें जो है, पहले मैच की बात कर रहा हूँ, वो आस्टम से बाहर जैसे टेस्ट बॉलिंग होती है वैसे कर रहे हैं, 3 स्लिपें लगा के। भाई आप बॉल कम से कम स्टंप के दरमियान में पिच तो करें, क्योंकि बॉल अगर सीम पे गिरेगा तो वो हरकत तो करेगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस तरह के बॉलर बन गए हैं। हालांकि पिछले साल आप पूरा देख ले, बड़े अच्छे बॉलर थे नसीम शाह, लेकिन अब उनका फोकस क्या है, ये आई थिंक फोकस आपने बता दिया ना, कमर्शियल फोकस है उनका, उसके बाद वो स्टारी आ गई है, फेसबुक, टॉक, इंस्टाग्राम, और मुझे कल किसी ने ताबिश ये भी बताया कि मुझे लगता है कि नसीम शाह जो है वो दूसरे मोहम्मद आमिर बनेंगे, जिस तरह की हरकतें नसीम शाह ने स्टार्ट की हुई हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो नसीम शाह की है ना, आपको कोई फैन उनसे बात करना चाहे या कोई जर्नलिस्ट बात करना चाहे तो बड़ी मुश्किल से वो हिलाते हैं, तो इससे ये लगता है कि वो जो है ना, आजकल उनके पांव जो है वो जमीन पे नहीं है, और पांव जमीन पे आ जाएंगे सर जिस तरह की परफॉर्मेंस है। देखिए परफॉर्मेंस से पांव जमीन है। और अब अली आपसे बात करते, क्योंकि नसीम की बहुत सारी क्लास हमने ले ली है, और उनके पांव जमीन पे आ जाएंगे जब परफॉर्मेंस नहीं होती, तो बड़े बड़ों के पांव जमीन पे आते हैं। एहसानुल्लाह वाज आउटस्टैंडिंग, और उनका बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू रहा अपने पहले ही मैच में, बल्कि पहले ही ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, पहली बॉल पे विकेट लेने में कामयाब हुए, और मुझे लग रहा है कि एहसानुल्लाह का काफ़ी ज़बरदस्त फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में।
आई थिंक एहसानुल्लाह वॉज ब्रिलियंट इन द PSL, इसी वजह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने PSL के, इसी वजह से उनको इस टीम में रखा गया, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। एक हार्ड वर्क है जो नज़र आता है परफॉर्मेंस में, वो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल हो। इवन आप कल अगर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते, सुनी होगी आई एम श्योर लोगों ने, उससे भी एक उनकी जो दिलेरी, जो वो फैसलों की बात कर रहे थे और उनके जो अंदर की जो था ना उनका थॉट प्रोसेस था, वो भी बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा था। एहसानुल्लाह के ओवर पहले ख़त्म हो जाना, आई थिंक दैट वाज अ वीक कैप्टनसी डिसीजन इन द फील्ड, कि अगर थोड़ा सा आपने डिविएट कर लिया होता, आपने अगर एक ओवर एक्स्ट्रा इमाद से निकलवा लिया, एक ओवर कराया कल, ठीक है, आपके पास ऑप्शन था, आपके पास बॉलर्स थे, आप मैनिपुलेट कर सकते थे थोड़ा सा बॉलिंग को, कि आप एक ओवर कहीं और से निकलवा के किसी और का कम करवा के, क्योंकि ओवर भी बहुत अच्छा कराया। सर नसीम की जगह आप एहसान को भी दे सकते थे, एहसान ने 3 ओवर करवाए कल के मैच में। बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन वो उस टाइम पे आई थिंक आपको जो रिलायंस होती है ना, डिपेंडेंसी होती है कि यार मुझे पता है कि यार हसनैन ये 19वां ओवर तू कराएगा, हमारी दोस्ती ऐसी है कि यार मुझे पता है कि यार तूने पहले भी कराया हुआ है, आज भी तू करा सकता है, मुझे तेरे पे भरोसा है। ठीक है, कप्तान जाके अपने बॉलर को ऐसा कॉन्फिडेंस दे, अपने उससे जाके बात करे कि यार तूने कराया हुआ, तूने पहले भी किया हुआ, तू कंट्रोल कर ले, बस मुझे 10 रन निकाल के दे दे, मुझे पीछे 15 रन बचा दे मैच के लिए, 15 रन आखिरी ओवर के लिए बचा दे, ज़माना आगे कंट्रोल कर लेगा। आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं जो है ना कम्युनिकेट नहीं हो पाई या हो नहीं पाई। नसीम शाह का कुछ अपना प्लान चल रहा था, शादाब का कुछ अपना प्लान था, बहुत कुछ हो सकता था उस 19वें ओवर में, आई थिंक, लेकिन जो बात हो गई वो हो गई, वो जो बात होगी वो होगी। और रंगज़ेब साहब, जमान खान जिस तरह वो लाहौर कलंदर की जानिब से परफॉर्म कर रहे हैं और कल जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है जमान खान का भी। और आखिरी ओवर के तो स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं जमान खान, जिस तरह यॉर्कर्स करवाते हैं। और कल यकीनन अगर 10 स्कोर होता तो जमान खान आज जो है वो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो मैच खेला और जीत गया, लेकिन वो क्योंकि नसीम शाह के एक्सपेंसिव ओवर था, 5 रन वो नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की। देखिए, बिल्कुल आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एहसानुल्लाह को भी ओवर दे सकते, तो एहसानुल्लाह ने मेरे ख्याल में 18वां ओवर फिनिश किया था, तो 19वां ओवर या नसीम शाह या जमान खान को भी दे सकते थे। और जमान खान के बारे में बिल्कुल जी, जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने फ्लैट पिचेस थी लाहौर की, उन्होंने वो फाइनल में रन डिफेंड किए, और कल भी उनकी बॉलिंग बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। और एक बात मुझे समझ नहीं आती कि मैंने बहुत ज्यादा क्लोज फील्डिंग करते हुए हमारे फास्ट बॉलर को देखा, जब इनका बुरा दिन होता है, जब इनकी मार पड़ जाती है, तो इनका फील्डिंग पे फोकस रहता ही नहीं है। कल आखिरी गेंद जो एहसानुल्लाह के मुंह के आगे गिरी, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जो मीडिया गैलरी थी उसके बिल्कुल सामने खड़े थे, तो वो पूरी तरह बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। जब बॉल ट्रेवल उनकी तरफ कर चुकी तो उस वक्त उन्होंने भागना शुरू किया। हालांकि अगर वो मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे तैयार होते तो या तो उसको कैच कर सकते थे या फिर पीछे रह के तो सिंगल ले सकते थे। तो मेरे ख्याल में अगर वो कैच हो जाता तो एक और ड्रामाई चेंज आ सकता था, और जमान खान जिस तरह के बॉलर है वो एक बॉल पे 2 रन डिफेंड कर सकते थे। जी, और ये सब कल आपने मैच लाइव ही देखा, हम भी लाइव देख रहे थे, आपको देख ये नहीं लगा कि पाकिस्तान की फील्डिंग ओवरऑल बहुत लथार्जिक सी थी, बहुत लेजी सी थी, ऐसे लग रहा था कि उनका दिल नहीं चाह रहा इस टोटल को डिफेंड करने का, आराम से सिंगल दे रहे हैं, रनआउट की कोशिश शादाब से अपने, मतलब खुद जो 3-4 चांसेस बन सकते थे वो शादाब से हाथ में बॉल ही नहीं आई, फील्डर्स के हाथ में बॉल ही नहीं आ रही, एक अजीब सी कैफियत थी। और शुरू में इमाद वसीम का भी बाहर बैठना, बाद में आना, इमाद वसीम को सिर्फ एक ओवर मिलना, थोड़ा सा अजीब सा सिनेरियो लग रहा था फील्ड में, कुछ समझ से बाहर था मेरी। देखिए, जराया ने कुछ कल कंफर्म किया कि इमाद वसीम जो है वो थे, उनको थोड़ा सा बाहर था शायद, इसलिए उन्होंने वो गेंद भी एक ओवर किया और लेट थोड़ा सा फील्ड में आए। देखिए, जब आप इस तरह की टीम लेके जाते हैं ना, मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि पाकिस्तान जो है ना, ये अपनी कैप देने में बहुत ज्यादा जल्दी कर सकता है। देखिए, अब आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो आपका एक मूसा खान था जिसको आपने 17 साल की उम्र में तीनों डब्ल्यू करा दिए। फिर आपका एक साद अली था, आपने तीनों वनडे जो है वो यूएई में आपने खिला दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर आपका एक इमाद आजम था, तो वो आप 17 साल 18 साल की उम्र में खिला देते हैं, बड़ी जल्दी कर देते हैं कोई 2-4 परफॉर्मेंस पे, और फिर अगला उनका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि वो प्लेयर किधर गए हैं। मूसा खान आज भी 150 प्लस गेंद करने। जी रंगज़ेब साहब, आपकी आवाज़ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है जी। आपकी तरफ आऊँगा अली भाई
कि अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी चल रही थी और उस कंट्रोवर्सी के अब जो जवाब है वो लोग दे रहे हैं। रिजवान और बाबर आजम, रिजवान और बाबर आजम के फैन अब ये कह रहे हैं कि ये टीम जो है रिजवान और बाबर आजम के बगैर नहीं चल सकती और उनको बाहर निकालना जो है वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सर फैन नहीं, जो हेटर्स थे ना उनके, वो हेटर्स भी यही कह रहे हैं कि भाई पाइन प्लीज़ वापस आ जाओ, ऐ नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा साढ़े को। बट द मेन पॉइंट है कि यार वो बड़ी मशहूर उर्दू की कहावत ही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब वो टीम में खेल रहे थे, आपको बार बार मैचेस जिता रहे थे, आपको स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे थे, बार बार रिपीटेडली दे रहे थे, तब तो लोगों को स्ट्राइक रेट का पड़ा था। आपको अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बैटिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो दोनों एंकर्स जो आपको 200 का स्ट्राइक रेट भी दे रहे थे मैचेस के बीच में, 150 का भी दे रहे थे, 110 का भी दे रहे थे, 94 का भी दे रहे थे, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे वो बहुत मुफीद था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैचेस जीता। इतना सक्सेस इतने रिसेंट टाइम में 2021 का सेमीफाइनल खेलना, 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, T20 क्रिकेट में सिर्फ मल्टीपल सीरीज जीतना, ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड में जाकर जीतना, इतना सब कुछ जीतना, इतने सारे एक्कोलेट्स। देन अगेन यूर आफ्टर द वन गाय जो दुनिया जिसको कह रही है यार, जिसके आप सब छोड़ दें, उसकी कवर ड्राइव पढ़ाई जा रही है। आप किसी और क्रिकेटर के बारे में कह सकते हैं ये कि पाकिस्तान में शोएब अख्तर पाकिस्तान दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर था, उसका एक्शन कहीं पढ़ाया जा रहा है। दैट्स, मैं शोएब अख्तर को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, बट द पॉइंट इज कि यार वो बंदा इतना खूबसूरत खेलता है, वो बंदा इतना कमाल प्लेयर है कि उसके बारे में चीज़ें सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, और जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे आज उनको समझ आ गई है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। आप सही कह रहे हैं, बोलता तो मतलब हर बंदा था। मैं यहाँ पे आज भी, मुझे कल लोगों ने कहा जी कि आप बड़ा बोलते थे ना, तो मैंने उनको बताया यार कि मैं उनकी T20 कैप्टनसी के खिलाफ नहीं बोलता था, मैं उनकी ODI कैप्टनसी के खिलाफ नहीं बोलता था, मैं उनकी टेस्ट कैप्टनसी के खिलाफ बोलता था। टेस्ट में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, वो 44% से बिलो की कैप्टनसी कर रहे हैं। आप अगर T20 और ODI में देखेंगे 66 से अबव की कैप्टनसी विन रेशियो है उनकी। तो हम जो तनकीद करते थे वो थोड़ी सी लॉजिकल भी थी, स्टैट्स के ऊपर भी थी। अच्छा रंगजेब भाई, आपकी तरफ आऊंगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हमने निकाल तो दिया, लेकिन कल जिस तरह हमारी टीम खेल रही थी पिछले 2 दिन से, स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे, तो ये वाला स्ट्राइक रेट और बाबर आजम और रिजवान के एरा वाला स्ट्राइक रेट, हमें इस तरह लग रहा था कि एक क्रिस गेल वाला स्ट्राइक रेट है और एक जो है ना वो कोई टेस्ट टीम वाला स्ट्राइक रेट है। देखिए, कल तो सबको बाबर आजम की याद आ रही थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 से ज्यादा सवाल जो है वो बाबर आजम पे हुए हैं, मोहम्मद रिजवान पे हुए हैं। आप शायकीन के पास चले जाएं तो वो भी रो रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान कहाँ रह गए हैं। और ये जो लोग क्रिटिक है ना, ये तो अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन आप पिछले पूरे 2-3 साल उठा लें, कभी भी पाकिस्तान अपनी बैटिंग या स्लो बैटिंग की वजह से नहीं आ रहा। आप 2021 का वर्ल्ड कप उठा लें, आप मैथ्यू वेड जो है वो 17 रन ले लेता है अपने शाहीन शाह अफरीदी को। आप इस वर्ल्ड कप का उठा लें, फाइनल उठा लें, आपके आप इंडिया का मैच उठा ले वर्ल्ड कप में, आपके तीन ओवर में 48 रन चाहिए थे, तो आप हारिस रऊफ को पड़ गई, फिर शाहीन शाह को पड़ गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम और रिजवान की वजह से, हाँ बाबर आजम और रिजवान, लेकिन बाबर आजम और रिजवान की यही गलती तो हो सकती है औरंगजेब भाई कि यही बाबर आजम और रिजवान इसी हारिस रऊफ को और शाहीन शाह अफरीदी को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने 12 कहा कि बड़े मैच में शाहीन शाह अफरीदी भी रन देते हैं और हारिस रऊफ भी रन देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस पे हमें सबसे ज्यादा नाज है उस पे कोई बात ही नहीं करते। हम जितने बड़े मैच आ रहे हैं, आप एशिया कप ले लें, वर्ल्ड कप 2021 ले लें, 22 ले लें, हम सिर्फ व सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। यानी आप दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक होने का दावा भी करते हैं और अपने 3 ओवर में आप 40 रन 50 रन डिफेंड नहीं कर सकते, तो इसमें बाबर आजम क्या करेगा? आप मुझे बताएं कि बाबर आजम रिजवान को, हारिस रऊफ को बॉलिंग नहीं देगा क्या? शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग नहीं देगा? और आप कभी इंडिया से जीते ही नहीं है। आप 10 विकेटों से इंडिया से जीत गए, आपने 210 रन इंग्लैंड के खिलाफ चेज कर लिए, 10 विकेटों से कर लिए, तो वो भी मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर ही थे। और इस दफा आप बाबर का स्ट्राइक रेट देख लें, माशाल्लाह जो इसने इनिंग्स खेली हैं, तो अब तो वो अपना जवाब तो खुद बल्ले के साथ दे रहा है, अब उसके साथ बंदा क्या करे। ठीक हो गया औरंगजेब साहब, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया है और ये वाकई बनता है कि मैंने काफी अरसे से देखा है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, इनकी जो बॉलिंग है, स्पेशली आखिरी 3 ओवर में जब हमारी 18 बॉल्स रह रही होती हैं और रन अगर 40 भी चाहिए हो, 48 भी चाहिए हो, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अपने दिया है। सो बैटिंग में खराबी नहीं है, बॉलिंग में खराबी है। और कल के मैच के हवाले से डिस्कशन करते हैं, यहां पर लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। और आज बात करेंगे आज जो मैच होने वाला है, क्योंकि अभी अली ताबिश साहब ने मुझे बताया, हालांकि पता मुझे भी था रात को 9 बजे मैच होना है, लेकिन वो क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले मैच के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो इस वजह से वो कल का अल्फाज जो है बार बार रिपीट हो रहा था। आज हाँ जी बिल्कुल, आज जो है वापस एक मैच होगा और तीसरा मैच होगा। क्या क्लीन स्वीप होगा या नहीं होगा, क्या पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होगा या नहीं? सबसे पहले शारजा चलते हैं। शारजा में क्या मामलात हैं और पिच वही यूज़ होगी या कोई डिफरेंट पिच यूज़ होगी, और स्ट्रेटजी क्या लग रही है शादाब खान की? टीम तब्दील होगी या नहीं होगी, और क्या वो इसी तरह रन्स कम ही बनाएंगे या ज़्यादा बनाएंगे? देखिए, पिच आज के मैच की जो है वो पिच है, लेकिन शारजा की पिच को आप किसी भी पिच, कोई भी पिच ले लें, वहां पे जो एवरेज स्कोर वो 140 से 150 ही रहता है। अब जो बात की आपने टीम चेंजेस की, तो शादाब ने कल बड़ा क्लियरली ये कह दिया था कि मैं इन्हीं लड़कों को बैक करूं। रंगजेब साहब, इस वक्त आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। अली, आप ही इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देगा कि क्या समझते हैं कि कल के मैच में क्या कुछ होगा और क्या कोई तब्दीली देख रहे हैं, या फिर शादाब उसी टीम के साथ जाएंगे? आई थिंक प्रॉब्ली द सेम टीम, मे बी शायद 1 या 2 चेंजेस। प्रॉबेबली ओपनिंग में शायद शान मसूद को, शायद ये मेरा अपना ख्याल है, डाल दिया जाए। इफ़ नॉट तो आप लोअर ऑर्डर में आई थिंक प्रॉबेबली इफ्तिखार का एडिशन देख सकते हैं। ये 2 मुमकिन चेंजेस जो मुझे समझ आती हैं कि प्रॉब्ली आखिरी मैच वाइट वॉश रोकने के लिए जाए, क्योंकि अगर देखें आपके पास नई टीम है, आप हार जाते हैं मैच, कोई मसला नहीं, आपको अपनी टीम को बैक करना है। वी सपोर्ट आवर टीम, आई सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम होल हार्टेडली, उसमें कोई शक नहीं है। जब माई प्रॉब्लम इज़ कि यार आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फेस सेविंग भी करनी है, आपने थोड़ा सा उसके लिए भी खेलना है, आपने अपने जज्बात के लिए भी खेलना है, आपने उन बच्चों की सपोर्ट के लिए भी खेलना है। जैसे कल आपने अगर मैच में देखा हो तो अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम भी बैठी हुई थी ग्राउंड के अंदर जो मैच लाइव देख रही थी, और जब सीनियर टीम मैच जीती तो उन्होंने कट कर दिया, अपनी अंडर 19 टीम को दिखाया कि उनके जज्बात देखने को, कि यार देखो यार, हौसला मिलता है आपको तसल्ली होती है कि यार आप जिस राह पे निकले हो आप कहीं ना कहीं उस पर पहुंच ही जाओगे। तो दैट इज़ प्रॉबेबली द सेम केस, क्योंकि अंडर 19 नहीं टीम, हमारी सीनियर टीम, आपकी जो नेशनल टीम है वही खेल रही है, लेकिन वो बच्चे सारे के सारे नए हैं, वो लड़के सारे के सारे नए हैं। उनको खेल के जीतना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनको ज़िंदगी में कोई और अकॉम्प्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, रंगजेब साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपकी आवाज़ कट रही थी, हमें बताइएगा, क्योंकि हम बिल्कुल आपको नहीं सुन पाए थे, इसी वजह से मैंने अली साहब को थ्रो कर दिया था। पिच आपने बताया था कि दूसरी पिच यूज़ होगी, उसके बाद आपने बताया कि आई थिंक टीम के हवाले से भी हमें बताइए कि शादाब क्या सोच रहे हैं, कुछ चेंज करेंगे या नहीं? जी, टीम के शादाब ने कल बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया था कि टीम हो सकता है कोई एक चेंजेस हो जाए, लेकिन सेम मैं अपने जो लड़के हैं, नए लड़के हैं, यंगस्टर हैं, इनको बैक करूंगा, और एटलीस्ट हम इनको एक सीरीज देना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये जो टैलेंट है ये कितना उभर के इस सीरीज में बाहर आता है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं, एक चेंजेस जो है वो इफ्तिखार जो है वो तैयब ताहिर की जगह, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जराए से ये मालूम पड़ा है कि इफ्तिखार खेल रहे हैं आज तैयब ताहिर। अच्छा, इफ्तिखार अगर तैयब ताहिर की जगह खेल रहे हैं तो क्या शान मसूद भी अब्दुल्ला शफीक की जगह खेल रहे हैं, या शान मसूद को चांस नहीं दिया जाएगा इस सीरीज में? देखें, मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को एक चांस और दिया जाएगा। शान मसूद के बारे में इतलात यही है कि वो आज नहीं खेल, मतलब कि आप ये समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक से 1-0 और करवाया जाएगा, मतलब जिस तरह उनकी बैड लक चल रही है, इज अ वेरी गुड प्लेयर। शान मसूद और इफ्तिखार को दोनों को इन टीम में होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो आपके 2-3 यंगस्टर नए खेलेंगे उनके साथ एक सीनियर प्लेयर हो, उनको भी थोड़ा रन्स करने का मौका मिले, क्योंकि पिच खराब जरूर है लेकिन इतनी खराब नहीं है। आप देखें, नबी आगे वन साइडेड जो है वो मैच जिता के जा रहा है, तो एक अगर हमारा सीनियर प्लेयर शान मसूद या इफ्तिखार आ जाएगा तो वो इनको लेके चलेगा, तो मेरे ख्याल में बड़ी आसानी रहेगी पाकिस्तान के लिए भी और इन यंगस्टर के लिए भी। अच्छा अली, जिस तरह औरंगजेब साहब ने बताया ना, पिच इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक मैं आपको बताऊं, मैं कल का मैच मैंने पूरा देखा और मैं नाखुश नहीं था टीम से। मैं ओवरऑल जो हमारे डिसीजन है ना, हमारी मैनेजमेंट की कमेटी के डिसीजन हैं, उसके अलावा हमारे कैप्टनसी के डिसीजन हैं, या फिर जो हेड कोच के डिसीजन, उसके ऊपर हमने बात की। आप देखेंगे कि 130 बनाया, यंग टीम थी, और उसके बाद यंग बॉलिंग लाइनअप ने 130 बचाया भी। एक बॉल पहले अफगानिस्तान ने बनाया, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव पूरी सीरीज़ में आपका ऑब्वियसली एहसानुल्लाह की बॉलिंग परफॉर्मेंस है।
आपके इमाद वसीम का कमबैक है, क्योंकि किसी और का कमबैक तीन प्लेयर्स का बनता था। अब्दुल्ला शफीक ने एडवर्स कमबैक एक किस्म का कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 4 कंसेक्यूटिव डक्स का, जो कि वी डोंट वांट फॉर अब्दुल्ला शफीक। हम में से कोई नहीं चाहता कि अब्दुल्ला शफीक ऐसा कोई और रिकॉर्ड होल्ड भी करें, लेकिन अब हो गया। लेकिन ये कि पॉजिटिव्स काफ़ी हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एटलीस्ट आपने टीम को एक साथ खिला के जो उनकी एक होता है ना जेलन करना, उनकी कमराडरी, वो आपने उनकी देख ली। जमान खान की कमाल आप डेथ बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने देख ली। 5 रन के लिए वो पूरी जान मार रहे थे। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने मैच के बाद देखी, एक बंदे ने जमान खान का जो आखिरी बॉल वाला जिसमें चौका निकल गया उसका रिएक्शन पोस्ट किया हुआ था और साथ लिखा हुआ था, यार और कुछ भी हो जाए जानी, अगला मैच सिर्फ जमान खान के लिए जीत लेना, वी कैन नॉट लूज हिम। हम उसके ये इमोशंस नहीं देख सकते। एंड आई थिंक दैट इज़ फेयर एज वेल कि जब आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और इतने लड़कों को खिला रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे खिला रहे हो। कोई नहीं कह रहा कि वो पर्ची है, कोई नहीं कह रहा कि ये साजिश है, कोई नहीं कह रहा कि कुछ है। शादाब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वही आजम है जो हफ्ता पहले PSL में परफॉर्म कर रहा था, वही उसकी फिटनेस है। एक हफ्ते में कोई उसकी फिटनेस चेंज नहीं हुई, कुछ नहीं चेंज हुआ। बिल्कुल, थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए टू डू इज बैक देम, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी बिल्कुल, हमने देखिए हमने पूरी डिस्कशन में यंग लड़कों के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की। हमने सिर्फ जो है ना, देखिए हमारा मकसद ये है बात करने का, जिस तरह बाबर आजम की हमने बात की, रिजवान की बात की, तो अगर इसी साइम अयूब को अब बाबर आजम के साथ भी इंटरनेशनल डेब्यू करवा देते तो ये जाया ना होता। अब उसके बैक माइंड पे जो है वो 2 जो उसके रन्स है ना, 2 दफा उसे रन्स नहीं किए, वो चल रहे होंगे। अरसलान भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि आपको पता है कि 2007 में एक वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान टीम इंजमामुल हक की क़यादत में बाहर हो गई थी बावलंबर, उस वक्त आपको पता है कि वो वाला वाकया भी हुआ था। उसके बाद आखिरी जो मैच था पाकिस्तान ने बड़ा दिलेरी के साथ खेला था और एक बड़ा टोटल बनाया था। मुझे याद है इमरान नज़ीर ने काफ़ी ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है 160 रन बनाए थे इमरान नज़ीर ने। उस तरह की परफॉर्मेंस आई थिंक अब ड्यू है पाकिस्तान की टीम से। सीरीज तो हार चुके हैं और अब इनको ये भी पता है कि इनमें से बहुत सारे लड़के वापस जाके घर रेस्ट करेंगे। सो तमाम जो घोड़े हैं ना वो जला देने चाहिए इनको। देखिए, मुझे तो इमरान नज़ीर की सूरत में आज साइम अयूब भी नजर आ रहा भी चाहिए। जिस तरह PSL की परफॉर्मेंस से उनको टीम में लिया गया, तरह 2 पहले इनिंग्स में वो कुछ बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन जिस बॉल पे वो बड़ा ही गैर जरूरी शॉट था। और कल भी एक आस्टम से बाहर दूसरा बॉल था। आप थोड़ा सा टाइम ले लें, आपको पता है कि पहले 2 ओवर में आपका बॉल जो है वो घूमेगा, लेकिन बहरहाल वो जो टाइम गुजर गया। अब जो आपकी बात है, पता है कि साइम अयूब और हारिस को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात जो आजम खान की है, ये आजम खान को कीपिंग में मेरा नहीं ख्याल कि हारिस के होते हुए कीपिंग पे लेना चाहिए। आप अगर एज ए बैट्समैन उसको खिलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वरना दोनों मैचेस में आप देख लें कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं और रन्स भी बड़े लीक हुए हैं। सर उसको फील्ड में कहां पे छुपाएंगे? मसला ये है रंगजेब भाई, उसको फील्ड पाएंगे, वो विकेट कीपिंग के पीछे तो कहीं ना कहीं छुप जाता है। ये कि मैं यही तो कह रहा हूं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में रन्स करना एक अलग होता है, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो इंटरनेशनल, चाहे वो अफगानिस्तान जैसी एक नॉर्मल टीम हो, उसके अगेंस्ट भी आप, लेकिन नॉर्मल तो नहीं, अफगानिस्तान की टीम भी काफी एक्सपीरियंस टीम है। रिफ्लेक्सेस जो है वो बड़े स्लो हैं, और कोई भी 145 से ऊपर बॉल करने वाला, और जहां पे भी बॉल हिलेगा आजम खान वहां पे रन्स नहीं करेगा। फ्लैट ट्रैक दे दे, हो सकता है 1 ओवर में 4 छक्के लगा ले, 5 छक्के लगा ले, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में मेरे ख्याल में औरंगजेब भाई आखिर में बताइएगा, क्या आज हम कोई अच्छे की उम्मीद रखें पाकिस्तान टीम की जानिब से? आपके मुताबिक पाकिस्तान टीम जीत सकती है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को जीतने के लिए डेफिनेटली 150 से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान टॉस जीते तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। जी अली, पाकिस्तान को टॉस जीत जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर पहले बैटिंग आ जाए तो फिर कितने रन बनाने चाहिए? अब मेरा तो एक ही मशवरा है कि पहले बैटिंग करे, पहले बॉलिंग करे, मैच जीतने की कोशिश करे। लेकिन इन माय ओपिनियन आई थिंक प्रॉब्ली इफ अफगानिस्तान विन द टॉस, वो कोशिश करेंगे कि वो बॉलिंग ही करें, और अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि बॉलिंग करें, क्योंकि चेस करके समझ आ रही है कि कैसे चलेगी पिच। ओके। औरंगजेब साहब शारजा से हमारे साथ मौजूद थे, कल भी औरंगजेब साहब से हमारी मुलाकात, इनसे हम अपडेट पूछेंगे पूरी सीरीज के हवाले से और क्या कुछ हुआ शारजा के मैदान में। और अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद स्टूडियो में। अली आपका शुक्रिया, औरंगजेब साहब आपका शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद रहे इस पूरे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के दिन फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।